नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। दिल्ली में एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बाटला हाउस इलाके में एक घर पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। पकड़े गए संदिग्ध का नाम मोहसिन अहमद है। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक यह संदिग्ध आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य है। छापेमारी में आरोपी के घर की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। संदिग्ध नई दिल्ली के बाटला हाउस के जोगाबाई एक्सटेंशन में रह रहा था। एनआईए ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसे पूछताछ की जा रही है। अभी बहुत सारे सवाल हैं। पैसा इसके पास जो आ रहा था, कौन भेज रहा था और कहां कहां पर उस पैसे को खपाया, क्या इसका यहां पर इरादा था। बताया जा रहा है कि यह ब्रेन वॉश करने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ था। तो बाटला हाउस इलाके में एनआईए की टीम ने छापा मारा और इसी घर में यह आतंकी रह रहा था। 4th फ्लोर पर बताया जा रहा है किराए पर रह रहा था। जब छापा मारा तो इसके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। कुछ उस तरह के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज बरामद हुए। आरोपी अभी गिरफ्तार है और संदिग्ध पर आईएसआईएस का एक्टिव सदस्य होने बताया जा रहा है कि ये था और बाटला हाउस इलाके में ये रह रहा था और इसकी गिरफ्तारी हुई और बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको माना जा रहा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस अपने पैर पसारने की कोशिशें लगातार भारत में कर रहा है और उसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ ये संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है और इसका जो नाम है वो मोहसिन अहमद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके पास से संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से एक युवक मोहसिन को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद है, बाटला हाउस का ये वही इलाका है जहां के इस बिल्डिंग के 4थे माले पर मोहसिन किराए पर रहा करता था और पुलिस एनआईए के मुताबिक मोहसिन जुड़ा हुआ था आईएसआईएस से और इसके लिंक सीरिया और पाकिस्तान तक फैले हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हवाला के जरिए, क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये फंडिंग भी करता था। और दूसरी तरफ आरोप ये भी है कि ये आसपास के युवकों को ढूंढता था, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करता था, उनको भड़काता था। लगातार एनआईए की टीम ऐसे युवकों पर, ऐसे लोगों पर नजर रखती है और जब एनआईए की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि मोहसिन दिल्ली के बाटला हाउस में रह रहा है और इस तरीके से युवकों को भड़काने का काम कर रहा है, तो उसके बाद एनआईए की टीम ने इसे जीरो इन किया और उसके बाद बाटला हाउस के इस मकान के 4थे मंजिल पर वो पुलिस की टीम शनिवार के दिन पहुंचती है और वहां से फिर पुलिस ने मोहसिन को सबसे पहले डिटेन किया और उसके बाद उसे यहां से ले गई और फिर बाद में एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लगातार उससे पूछताछ जारी है, उस पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके हैंडलर कौन है, कहां बैठे हैं, क्रिप्टो करेंसी के जरिए अब तक कितने पैसों का लेन देन हो चुका है, इसके पास फंड कहां से आता था, ये आगे पैसा किसको भेजता था, क्या अभी तक इसने कितने युवकों को रेडिकलाइज किया है। इन सारे बिंदुओं पर लगातार मोहसिन से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आखिर नोएडा का गालीबाज नेता कब गिरफ्तार होगा? 2 दिन से इसका वीडियो वायरल है। खुलेआम महिला को धमका रहा है, गाली दे रहा है, देखने की बात कर रहा है और नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने पीड़ित महिला से मुलाकात भी की। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ। नोएडा की पॉश सोसाइटी के इस वायरल वीडियो में कुछ ऐसा है जो किसी को भी हैरान परेशान कर सकता है। एक स्थानीय नेता ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए एक महिला के साथ बदसलूकी की। ये नेता लगातार सोसाइटी में रहने वाली महिला को धमकाता रहा, उससे गाली गलौज करता रहा। तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। ये मेरी प्रामिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जब वहाँ जब पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इलीगल काम करने से जाके बेचेंगे वहाँ पे करो, यहाँ नहीं अलाउड है। गोमैक्स की जमीन है, पूरा खरीदी है, गोमैक्स की है। तो जो लीगल हो ना बुला के लिए दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है, जब लीगल है।
नेता के तेवर से साफ दिख रहा है कि वो सियासत से जुड़ाव को लेकर दबंगई दिखा रहा है। सारे लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ये नेता महिला के साथ लगातार बदसलूकी कर रहा है। आप तो बिल्कुल मत लगाना। अपनी लैंग्वेज देख तुझे जानता हूँ। कभी नहीं है तो उसको बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी भी जानता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारी जानती हूँ। हाँ, शट अप। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाया ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है। सब इलीगल काम करने से जाके बेचेंगे, वहाँ पे करो। यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। गोमैक्स की जमीन है, तुमने खरीदी है गोमैक्स की है। तो जो लीगल हो ना बुला के लिए उसको दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है। चल निकल यहाँ से। हाँ क्या? तो वही है ना, तेरे घर पे उस दिन आए थे। हाँ हाँ, बदतमीजी करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं तेरी तो हैसियत। बस मुझे पता है। तेरी हैसियत जानता हाँ, मैं भी सबकी तू भाग के आई है, हमारी मेरे पूरी से। सोसाइटी जानती है, मेरे सब से खड़ी भाग के है। आई है ना तू। महिला लगातार जोर देकर कह रही है कि वो गलत का विरोध कर रही है, लेकिन नेता रह रहकर गालियां निकालता है। अब जरा इस नेता की दबंगई की वजह भी जान लीजिए। जिन पेड़ों को लेकर विवाद है, वो इस नेता ने सोसाइटी में अपने घर के सामने पार्क में लगा दिए हैं। सार्वजनिक जगह पर पेड़ लगाने से उसे रोकने की कोई जुर्रत नहीं कर पाता, लेकिन ये महिला विरोध करती है और इस पर ये नेता भड़क उठता है। हैरत की बात यह है कि पुलिस भी आती है, सोसाइटी के गार्ड भी खड़े दिखते हैं, लेकिन छुटभैया नेता श्रीकांत त्यागी को रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। मैंने ये जाके बोला कि ये एनक्रोचमेंट यहाँ सोसाइटी में नहीं हो सकता, दिस एरिया इज फॉर ऑल ओमैक्स। तो मैंने बोला ये प्लांट्स यहाँ नहीं लगेंगे। तो बोला मैं देखता हूँ कौन ये प्लांट्स हटाएगा। मैंने बोला जो गलत है वो गलत है, मैं हटाऊंगी। तो बोला अगर तू पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। तो मैं बोला मुझे छू मत लेना बस। तो ही पुश्ड मी, ये बोला छूता हूँ, कैसे नहीं छूता, ही पुश्ड मी। देन सिक्योरिटी और सब आए कि आप टच कैसे करो, बट उसने जो लैंग्वेज यूज करी, द वे ही हैड गंद उसकी आईज में, तो इट वॉज एक्चुअली वेरी स्कैरी। सब मुझे बोल रहे थे कि तू पलट के क्यों नहीं बोली। यार हम उतने गंदे लेवल तक नहीं जा सकते उसके लिए। वो उसने जो जो बोला बहुत गंदा था, बट आई डोंट फील स्कैर्ड। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा तो इस पर सियासत गर्मा गई। महिला से बदसलूकी के बहाने विरोधी दलों ने बीजेपी को निशाने पर लिया। ये व्यक्ति रूलिंग पार्टी से आता है, भारतीय जनता पार्टी से आता है। इसके चलते किसी भी तरह की ढिलाई या राजनीतिक संरक्षण इस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। और एक आम गुंडे, एक अपराधी के साथ, महिलाओं के साथ, अभद्रता करने वाले व्यक्ति के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि वही कार्रवाई आप इस व्यक्ति के साथ करेंगे। विवाद के बीच नोएडा के सांसद महेश शर्मा सोसाइटी पहुंचे, महिला की शिकायत सुनी और 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहाँ से बेदखल करे। वीडियो वायरल होने के बाद ही नोएडा पुलिस हरकत में आई, लेकिन अभी इसकी गिरफ्तारी बाकी है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसाइटी का वीडियो वायरल होने के बाद ये नेता भी जागे और पुलिस की भी नींद खुली। उम्मीद है कि महिला से बदसलूकी करने वाला जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। और अब बड़ी खबर, कोर्ट से आदेश की कॉपी लेकर भागने को लेकर यूपी के मंत्री राकेश सचान बुरी तरह गिर गए। कोर्ट के रीडर की तहरीर पर उनके कानपुर में थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। मंत्री जी का कोई पता नहीं है। आज तक ने मंत्री के लखनऊ वाले घर पर दरवाजा खटखटाया तो बंगले पर नहीं मिले मंत्री जी। फोन करके बताया कि कानपुर में हैं, लेकिन मिलने से मना कर दिया। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से राकेश सचान मुश्किलों में है। जो भी फैक्ट सामने आते हैं उसमें गुण दोष के आधार पे जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाए। ये है योगी सरकार के मंत्री, नाम है राकेश सचान। मंत्री जी इस वक्त कहाँ हैं कोई नहीं जानता। अवैध हथियार मामले में कानपुर कोर्ट से दोषी करार होने के बाद से नदारद है।
आरोप भी गंभीर है। आदेश की कॉपी लेकर फरार होने का इल्जाम है। इस आरोप के बाद आज तक की टीम मंत्री की खोज में उनके लखनऊ के सरकारी आवास पहुंची। 9 से 11 बजे तक मंत्री जी ने मुलाकातियों के लिए वक्त रखा है, लेकिन 9 बजे के बाद भी मंत्री जी की कोई खोज खबर नहीं दिखी। माननीय मंत्री जी से आवास पर मिलने का समय सुबह 9 से 11 बजे तक। मंत्री जी का नाम राकेश सचान, मंत्री यूपी सरकार। यूं तो मिलने का समय 9 से 11 का है और इस वक्त हमारी घड़ी में समय कुछ 9:15 हो रहा है, पर ना यहाँ पर जनता है, ना दरबार लगा है और ना माननीय मंत्री राकेश सचान की आवास पर मौजूदगी है। हम आप पहुंचे उनके आवास पर। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, कैमरामैन गौरव, अंदर की तस्वीर है, ये बाहर की पोर्शन है और अब कैमरा आपको मैं अंदर की तरफ दिखाऊंगा किस तरह से अंदर इस वक्त राकेश सचान के घर पर सन्नाटा लगा है। यूं तो बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा है कि भाई 9 से 11 बजे तक मिलने का समय है, जनता दरबार लगता है, पर यहाँ मौजूद लोगों की माने तो मंत्री साहब पिछले 3 से 4 दिन से अपने इस आवास पर नहीं आए हैं। उन्होंने यहाँ पर दस्तक नहीं दी है। किसी को नहीं पता वो लखनऊ में है, कानपुर में है। फोन नंबर पर भी उनसे बात करने की कोशिश की गई, पर 3 से 4 बार फोन मिलाया गया, पर उनका नंबर नहीं उठा। मैं एक बार फिर से ऑन कैमरा कोशिश करूंगा। मंत्री जी को बार बार फोन किया गया, लेकिन फोन की घंटी ही बजती रही। आज तक संवाददाता ने एक बार फिर फोन मिलाया तो मंत्री जी ने कानपुर में होने का हवाला दिया, लेकिन आदेश की कॉपी लेकर फरार होने की खबर पर पक्ष रखने के लिए मिलने की बात से मुकर गए। मैं समर्थ बोल रहा हूँ आज तक से। हेलो, मंत्री जी से बात हो रही है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी मैं समर्थ बोल रहा हूँ आज तक से। जी सर कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, कानपुर में है, लखनऊ में है? हम कानपुर हैं। कानपुर हैं। अच्छा सर, मुलाकात हो पाएगी आपसे? अब मुलाकात दोपहर तक करिएगा। दोपहर तक आ जाऊं सर मैं? बताइए कोई खास बात। सर वही थोड़ा सा आपसे बाइट लेना था, वो जो मसला चल रहा है आपका कोर्ट वाला, उसको लेकर सर आपका वर्जन भी आ जाता एक बार। अब वर्जन तो आप लोगों ने जो चलाना था दिन रात चलाए। नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ ना, आपका पक्ष ले लूंगा आके, तो आपको जो बताना है। हमारा पक्ष तो आ ही गया करीब सब आपका। नहीं सर, वो दिन में आया था ना, तहरीर के बाद नहीं आया था। तो अगर आपको कुछ कहना है तो मैं लखनऊ में, कानपुर से आने में मुझे 2 घंटा लगेगा पहुंचने में। तो मैं नहीं, आप अभी मत आइएगा और मैं जो है फिर शाम तक कोई न कोई बताता हूँ आपको। हम लोग भी देख ले, बात कर ले, लेकिन अभी हो सकता है लखनऊ आना पड़े तो फिर आपसे लखनऊ भेज। कोर्ट में आदेश की कॉपी लेकर भागने के आरोप में यूपी के मंत्री राकेश सचान के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। हमने जो है इस पूरे प्रकरण को प्राप्त करने के बाद परीक्षण करने का काम शुरू किया है। हमने अब तक जो है कई चीजों को यहाँ पे एग्जामिन किया है और इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। उसमें जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं उसमें गुण दोष के आधार पे जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला छात्र राजनीति के वक्त का है, उस वक्त विरोधियों ने केस किया था। कोई आदेश नहीं, 90-91 के कुछ वाद हमारे लंबित हैं, जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है। जिरे की तारीख वारी कुछ लेकर के और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही हैं। और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 से के दशक में, जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन्हीं पर उनकी तारीखें भी चलती हैं और आज भी कुछ तारीख लगी थी तो उसमें आगे बहस की तारीख जज साहब ने शायद कोई दी है। मामला गंभीर है, कानून का है, मंत्री का है। अब मंत्री ही कोर्ट और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कानपुर से रंजय कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। व्यक्ति गंभीर लेकिन अगंभीर कृत्य, बहुत बचकाना हरकत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। बहरहाल इसी खबर पर हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने मंत्री जी से फोन पर बात की थी, लेकिन मंत्री जी अभी तो फिलहाल कानपुर में। समर्थ, मंत्री जी का क्या वर्डिक्ट इस पर आएगा कि अपनी बात वो रखेंगे, कब तक रखेंगे? लेकिन इतना गंभीर कृत्य, ये बचकाना हरकत से लगती है। और क्या मंत्री जी को लग रहा था कि वो आदेश की कॉपी लेकर भाग जाएंगे तो बच जाएंगे और इस केस से बाहर निकल जाएंगे?
राजीव, देखिए ये आरोप बेहद गंभीर हैं क्योंकि वो इस वक्त यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसा कोई होता, नॉर्मल आदमी होता तो शायद ये सब सुनने में अजीब नहीं लगता, पर क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं तो ये गंभीर आरोप लगे हैं। और जो कानपुर कोर्ट के रीडर हैं उन्होंने खुद तहरीर दी है कानपुर पुलिस को, कहा है कि मतलब एक सेंसिटिव केस बनाया जाए क्योंकि एक तरह से पर्चा छीन के भागने की जो बात सामने आई है वो काफी गंभीर लगती है राजीव, क्योंकि ये पहले शायद कभी नहीं हुआ होगा जब कैबिनेट मंत्री द्वारा या उनके पीए द्वारा या पीआरओ द्वारा इस तरह से पर्चा लेकर भागने की बात सामने आई हो। आज तक ने पूरी कोशिश की, तहकीकात करी, लखनऊ आवास में जाकर वहां पर लोगों से बातचीत करी तो वहां मौजूद गार्ड्स ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिन से वो यहां पर नहीं आए हैं। जबकि मंत्री जी से जब बात फोन पर करी गई तो उन्होंने बताया कि वो लखनऊ में है और लगभग उनको जो है 11-12 बजे उनको सीएम से फोन पर बातचीत करनी थी, जिसके बाद ये डिसाइड होना था कि वो लखनऊ आएंगे या उनको कानपुर ही रहना, क्योंकि लखनऊ भी उनको तलब किया जा सकता है, यानी कि उनको सीएम बुला सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये केस जो है वो काफी नॉर्मल नहीं लगता है, क्योंकि ये पर्चा छीनने का जो केस अपने आप कैबिनेट मंत्री द्वारा आता है या आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा। ठीक है समर्थ, मैं आपके पास लौटूंगा आपके पास, लेकिन सवाल ये कि अगर इस तरह से आदेश की कॉपी लेकर भागे हैं मंत्री जी तो अब तक तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन मंत्री अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं। लेकिन अब बिहार का रुख करते हैं। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष ने बड़ा मोर्चा खोलने की कोशिश की है। आरजेडी कांग्रेस ने आज पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला है। पूरा लालू परिवार इस मार्च को लेकर सक्रिय हो गया है। सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता आज नजर आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी है, आज महागठबंधन पटना समेत सभी जिला मुख्यालय पर जो है वो एक और खबर बिहार से ही, जहां पर 2 दोस्तों में जमकर दुश्मनी चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का भी काफी करीब थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो गई हैं। जेडीयू ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो आरसीपी सिंह ने इस्तीफा भेज दिया और जेडीयू को डूबता जहाज बता दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेहद करीब थे। आईएएस के तौर पर नीतीश कुमार के साथ रहे, पार्टी में उनकी नंबर 2 की हैसियत रही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2 बार राज्यसभा के लिए भेजे गए, केंद्र में मंत्री तक बने, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, नीतीश के साथ दूरियां बढ़ती चली गई और नौबत इस्तीफे तक की आ गई। आरसीपी ने 3 लाइन के इस्तीफे के साथ जेडीयू को बाय बाय किया तो जुबान से तलखी बाहर आ गई। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति। नाता टूटा तो दोस्ती की दीवार भी दरक गई। नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली जुबान आग उगलते नजर आई। आरसीपी और नीतीश की तलखी केंद्रीय मंत्री बनते ही शुरू हो गई थी, लेकिन किसी को इस बात का गुमान नहीं था कि पार्टी अपने नेता के खिलाफ ही चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी, 58 संपत्ति का ब्यौरा मांगेगी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की इस चिट्ठी के बाद आरसीपी और जेडीयू की लड़ाई सड़क पर आ गई। अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति। हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो वो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। एक नज़र से देखने पे तो मामला भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी जानकारी जब मिली तभी तो पार्टी एक्ट करेगी ना। जब जानकारी मिली, पार्टी एक्ट कर रही है। शासन की सरकार कहे जाने वाली
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शासन का। अरे भैया, उस तरह का कोई मामला होता तो पार्टी इन चीजों को देखकर चुप रह जाती, तब आरोप लगाते ना। पार्टी को जैसे ही जानकारी हुई, पार्टी ने एक्ट किया, वीकली एक्ट किया। तो यही तो है जीरो टॉलरेंस का मामला, कि पार्टी के नॉलेज में जैसे ही बात आई, पार्टी ने एक्शन शुरू कर दिया। जेडीयू की चिट्ठी में साल 2013 से 2022 के बीच 58 संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया। इसमें नालंदा जिले में खरीदी गई 40 बीघा जमीन भी शामिल है। आरसीपी और जेडीयू की जंग से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। विरोधी दल चुटकी ले रहे हैं तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। अब देखना ये है कि आरसीपी आगे क्या रुख अपनाते हैं, किस सियासी रास्ते पर जाते हैं, किस दल का हाथ थामते हैं। पटना से रोहित सिंह, सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सीधे रुख करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू छोड़ चुके आरसीपी सिंह का। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन पर क्यों भ्रष्टाचार का यह आरोप लगाया गया है और जेडीयू की चिट्ठी पर वो क्या कहना चाहेंगे। जो ये बोल रहे हैं तब बता तो दे, एगो प्लॉट जो राज्यसभा में जाने के बाद आरसीपी सिंह ने खरीदी हो या हमारे अकाउंट से कोई जमीन खरीदने में पैसा गया हो, बता दे। भूपेंद्र कुशवाहा का साफ आरोप है कि अरे किसका नाम ले रहे हैं जी, उसका आरोप का मैं जवाब दूंगा, उसका वैसे लोगों पर मैं जवाब नहीं देता हूँ। मैं किसी से खटपट नहीं करता हूँ। देखिए, इस पृथ्वी पर सबका इलाज है, ईर्ष्या डाह जलन का नहीं है। सबसे समस्या यहीं पर होती है। ये लोग जलन से पीड़ित हैं। ये लोग को लगता है कि ये लोग तो कभी केंद्र में मंत्री बना नहीं, बना तो कोई राज्य मंत्री बना। एक आदमी बनने के लिए लगल है, बन नहीं रहे तो मुझे बता रहे हैं। ये देखिए, आपको अपने पर सोचना चाहिए। दूसरे से क्यों ईर्ष्या करते, दूसरे से क्यों जलन करते हो? आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप में कुशलता है, तो आप कोई पद को प्राप्त कर लीजिए भाई। आरसीपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि दूसरों से क्यों जलते हैं आप, ईर्ष्या क्यों करते हैं, और डूबता जहाज उन्होंने जेडीयू को बताया। और अब बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेप के बाद मर्डर के मामले बढ़ने की वजह फांसी की सजा को बताया। उन्होंने कहा कि रेपिस्ट को लगता है कि पीड़िता उसके खिलाफ गवाह बन जाएगी, इसलिए वो उसकी हत्या कर देता है। राजस्थान में 2 साल में 26 लड़कियों की रेप के बाद हत्या कर दी गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री का यह बयान। बात मुंबई के पात्रा चावल घोटाले की, जहां संजय राउत को रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने सवालों की नई वर्षा शुरू कर दी है। पहली बार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने ईडी के सवालों का सामना किया। अब माना जा रहा है कि ईडी संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। पत्रा चौल घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है। पहले ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को रिमांड पर लिया। अब उनकी पत्नी से करोड़ों के घोटाले को लेकर पूछताछ कर रही है। घोटाले की एक एक कड़ियां जोड़ रही है। संजय राउत की पत्नी वर्षा से ईडी की पूछताछ इसलिए बेहद अहम है क्योंकि उनके अकाउंट में ही 55 लाख रुपए आए थे, जिसके बाद संजय राउत ईडी की जांच की जद में आए। ईडी की टीम वर्षा राउत से जानना चाह रही है कि उनके खाते में 2 साल पहले 55 लाख कैसे आया। पत्रा चौल केस में आरोपी बिल्डर प्रवीण राउत ने आखिर कर्ज क्यों किया? आरोप है कि इसी पैसे से राउत दंपत्ति ने दादर में एक फ्लैट लिया। तकरीबन 1.8 CR के आसपास का जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में लिया था। ये जो एंट्री क्रेडिट हुई है इसी को लेकर पूछताछ करेगी आज ईडी, और कहां से ये जो आया है, क्योंकि टोटल जो कोर्ट में लास्ट टाइम भी सिद्ध हुआ था जिसके कारण संजय राउत जी की कस्टडी बढ़ाई गई, वहां पर ईडी की टीम ने और उनके लॉयर्स ने ये बताया था कि जो 2.25 करोड़ के अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ये और फ्रेश एंट्री आई है। तो तरह तरह के जो आरोप है वो आते जा रहे हैं, फ्रेश ट्रांजैक्शंस दिखाए जा रहे हैं संजय राउत के अकाउंट में और उनकी वाइफ के अकाउंट में। पत्रा चौल घोटाले में संजय राउत पर 3 मुख्य आरोप है। पहला, प्रवीण राउत से पैसे लेकर 2 फ्लैट और जमीन खरीदी। दूसरा, विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए
प्रवीण राउत से खर्च लिया। तीसरा, संजय राउत ने पोजीशन का इस्तेमाल कर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिलाए। ईडी 31 जुलाई को संजय राउत के घर पर आदम की और 17 घंटे एक्शन के बाद गिरफ्तारी की। तब से राउत ईडी की हिरासत में। तब से संजय राउत ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। कोई पैसा आया नहीं। आप लोग भी जानते हो कि आज एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का और किसी पार्टी को 10-10, 50 करोड़ के घर पे रहते हैं। हमारा क्या है, 1 करोड़ 6 लाख रुपए का एंट्री दिखा रहे हैं। वो भी देखो, कोई एंट्री, सब कोई कैश एंट्री नहीं है। जो भी एंट्री है वो चेक से एंट्री है। एक अलीबाग का दिखा रहे हैं, जबरदस्ती से किसी को बुला के 8-9 घंटा बिठा देते हैं और उनको जबरदस्ती से लिख के लेते हैं, कैश एंट्री लिख के लेते हैं। ये सब कुछ गलत तरीके से संजय राउत को अटकाने का कोशिश चालू। पत्राचौल घोटाला 2020 में पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के दौरान सामने आया। बिल्डर प्रवीण राउत का नाम घेरे में आए। उनके अकाउंट से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 55 लाख रुपए ट्रांसफर होने का पता चला। पत्राचौल घोटाले में 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने उनकी पत्नी की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सीज की है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ देव कोटक, मुंबई, आज तक।